चलिए अब थोड़ा सा पंजाब से यूपी की तरफ आते हैं। मतलब हालांकि जो मुद्दा है वो अगेन सारे चुनावी राज्यों से जुड़ा है कि कोविड के इस दौर में हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी। कई लोगों ने कहा कोविड की वजह से कैंसिल हो गई लखनऊ की। कई लोगों ने कहा नहीं, मौसम ऐसा था, प्रोडिक्शन 8 9 10 का कि बारिश होनी थी इसलिए नहीं हुई। फिर अखिलेश यादव ने भी रैलियां जो उनकी पूर्व निर्धारित थी उसमें कुछ बदलाव किया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि बनारस में जो रैली करने वाले थे वो ई रैली होगी। कांग्रेस का उससे पहले ऐलान आया। और एक स्टेटमेंट अभी आया है राजदीप जी के मित्र प्रशांत किशोर का। अच्छा, क्या कह रहे हैं? EC must insist on 2 vaccine doses for at least 80% people in poll-bound states. This is the only safe way to hold elections in the midst of raging pandemic. Rest everything is hogwash. The notion of guidelines for COVID appropriate behavior which no one follows is farcical. बिल्कुल सही कहा है प्रशांत ने, बिल्कुल सही कहा है। और मैं आपको कहूं, जानकारी दूं, एक हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने यही कहा है इसी को कि वैक्सीनेशंस आर अ मस्ट, क्योंकि बगैर वैक्सीन ये जो ओमिक्रॉन है और ये किया जा सकता है अगले 20-25 दिन में अगर हम सारे संसाधन झोंके तो पोल बाउंड स्टेट्स में डबल वैक्सीनेशन को 80% तक लाया जा सकता है अगर मिशन गोवा के साथ किया गोवा जाए। में तो हो गया है। गोवा जो मेरा राज्य है वहां छोटा राज्य हो गया 80%। बाकी राज्यों में आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ क्योंकि आप तो बहुसंख्य राज्य है, बहुत लोग हैं आपके राज्य में। लेकिन बिल्कुल सही कहा, देयर मस्ट बी अ वैक्सीनेशन लिमिट, बिकॉज अदरवाइज ये ओमिक्रॉन जो है वो और तेजी से फैलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल सजेशन दैट प्रशांत हैज गिवन। सौरभ, ये 80% वैक्सीन किस चीज के लिए कह रहे हैं? वोटिंग के लिए? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां ये इंश्योर किया जाए कि जितने एडल्ट्स हैं उनमें 80% ऐसे हो जाए कम से कम जिनको डबल डोज लग चुकी है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप जो कोविड प्रोटोकॉल बनाते हैं, और वो ये बात तो सही कह रहे हैं कि ऑन पेपर जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि रैली ऐसी हो, प्रचार ऐसा हो, वो असल में तो फॉलो होता नहीं। हमने बंगाल में भी देखा है, यूपी पंचायत में भी देखा, सब जगह देखा है। तो ये ज्यादा फीजिबल है कि आप 80% के नंबर तक पहुंचने की कोशिश करें। हाँ सौरभ, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि आप ओमिक्रॉन वो लोग भी कैरी कर रहे हैं, उनके इन्फेक्शन हो रहा है जिनको डबल वैक्सीनेशन लग चुके हैं। तो ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन का ओमिक्रॉन के फैलने से मुझे बहुत नाता दिख नहीं रहा है। अभी एक्सपर्ट कोई नहीं कह रहा है कि ओमिक्रॉन नहीं फैलेगा अगर 80% को वैक्सीन लग जाएगा या आपको वैक्सीन लग गया, आप कैरियर बन जाएंगे। और नहीं राहुल 1 मिनट, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। ये बात है कि ओमिक्रॉन आपको हो सकता है, आप वैक्सीनेट भी है तो भी ओमिक्रॉन हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप अस्पताल में जाएं या सीरियस हो जाए, वो रोग हो रहा है जो जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो डर ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या पंजाब में जहां वैक्सीनेशन लो है, अगर आप इस तरह की रैलियां करें और जो डबल वैक्सीनेट नहीं है उनको, और खास करके जिनको कोमोर्बिडिटी है, उनको तकलीफ हो सकती है और नंबर हॉस्पिटल में बढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है राजीव, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ओमिक्रॉन फैलेगा अगर रैलियां होंगी, इसलिए रैलीज पे सिवियर रेस्ट्रिक्शन इज अ मस्ट। अगर शादी पे रेस्ट्रिक्शन है कि वहां पे 20 लोग जाएंगे, अगर किसी के क्रिमेशन में है, उसी तरह से पॉलिटिकल रैलीज में रेस्ट्रिक्शन इज द ओनली वे कि अगर आपको ओमिक्रॉन का स्प्रेड होता है। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सत्र है कि ये जो ओमिक्रॉन है, कोविड प्रोटोकॉल है, अगर रैलियों पर प्रतिबंध रहता है तो किस तरह का राजनीतिक मंजर हमें नजर आएगा, किसको एडवांटेज रहेगा, किस तरीके के हमें इनोवेशन दिखेंगे, क्या वाकई इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा या कागजों पर कुछ होगा, जमीन पर कुछ और होगा? क्या लगता है आपको राजदीप जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब कागजी बातें होती है इस देश में। एक दिन के लिए सभी पार्टियों ने 2 दिन पहले कहा कि हम अपने रैलीज आज के दिन उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। अब आप देखिए अगले हफ्ते एक बार चुनाव आ जाए, वो रैली करेंगे या नहीं करेंगे। आपको सख्त पाबंदी लानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। इलेक्शन कमीशन को इस बार कहना पड़ेगा नो रोड शोज। क्यों रोड शो की क्या जरूरत है? ये रोड शोज तो नई तकनीक जो आई है पिछले 15-20 सालों में, इतने बड़े बड़े रोड शोज आप करते हैं। इसके साथ आपको कहना पड़ेगा कि रैलीज जो है उसकी एक सीमा होगी, और अगर नहीं मानोगे तो वी विल टेक एक्शन। नाउ व्हाट इज द एक्शन?
वी विल स्टॉप यू फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 7 days, 7 दिन हम आपको आपका कैंपेन सस्पेंड करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई चाहता है कि ओमिक्रॉन के इस माहौल में आप लोगों का स्वास्थ्य देख रहे हैं और वाकई यू वांट आर हेल्थ कॉन्शियस एट इलेक्शन टाइम, तो आप ये करेंगे। लेकिन मुझे शंका ये है कि हमारी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहती है कि हम सख्ती से ये कानून करेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री की या राहुल गांधी की बड़ी रैली होगी तब आप क्या करेंगे? क्या वाकई आप उस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? When was the last time that someone right at the top, जो सबसे बड़े लोग हैं, उनको आपने सस्पेंड किया है कैंपेन से? अगर आप करेंगे तो फिर मुझे लगता है एक मैसेज जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो यही इस देश का हाल है कि आम आदमी को आप पुलिस वाला फाइन करता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, कि उसने मास्क नहीं पहना है, लेकिन नेता कुछ भी कर सकते हैं और उनको कोई टच नहीं कर सकता है। यू आर राइट, ये अलग सा कैंपेन होना चाहिए। इसमें अगर आप वर्चुअल कैंपेन भी करना चाहे तो वर्चुअली करिए, लेकिन आपने ये प्रेशर डालना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज पर कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, ये एक अलग बिल्कुल अद्भुत माहौल है, इसमें आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल कि बड़ी रैलियां की, बड़े रोड शोज किए, उन पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाइए एंड रिस्ट्रिक्ट द पीरियड। मुझे कहा गया है 4 हफ्तों से ज्यादा की जरूरत क्या है फॉर दिस एंटायर पीरियड, 6 weeks मैक्सिमम। आप 2 महीने तक ये चुनाव चलेंगे, उत्तर प्रदेश में 6 फेजेस या 8 फेज तक हो सकते, क्यों? यू नीड टू चेंज दैट। राहुल जी। सर देखिए, ये जो राजदीप ने कहा कि 6-8 फेजेस, क्या है कि इलेक्शन होल्ड करने की भी अपनी लॉजिस्टिक्स होती है और ओमिक्रॉन के चलते उस लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ज्यादा लंबा इलेक्शन फेज होगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। हम आज उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि आज से 20 साल पहले कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया, फेज तरीके से चुनाव किए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए वी कांट थ्रो द बेबी विद द हॉट वाटर। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में आपने जो सवाल उठाया वो इंटरेस्टिंग है कि नफा नुकसान अगर रेस्ट्रिक्शन लाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है वर्चुअल कैपेबिलिटीज में अपनी। मैंने अभी हाल में खबर की है इस पे, बीजेपी के पास आईटी सेल के करीब 14 लाख वॉलंटियर है और ये 14 लाख वॉलंटियर टेक इनेबल्ड है, कैपेबल है। बीजेपी ने अपने टॉप ऑफिस लीडर्स, दिल्ली के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, म्युनिसिपल काउंसिलर, ब्लॉक लेवल तक, हर ब्लॉक पे उसके, हर पोलिंग बूथ में उसके 5 आदमी हैं जो ये काम करते हैं और जो कि गांव में लैपटॉप या मोबाइल ले जाकर के आपको वर्चुअल कोई भी कार्यक्रम, कोई रैली है, उसको दिखा सकते हैं। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया, वो एक बीजेपी कह रही है वर्चुअल ड्रेस रिहर्सल था और उसमें उन्होंने जिस रीच को पहुंचे, वो कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट उनको दिख रहा है कि डेली करीब 2.5 से 5 लाख लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल आने लगे हैं उस इनॉग्रेशन के बाद से। बीजेपी को इसमें डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, उसके नेता, उसके पास नेता है, उसके पास मैन पावर है फील्ड में, उसके पास आदत है ये सब करने की। कांग्रेस ने भी ऐसी ही कवायद करी है, उन्होंने पूरा कार्यकर्ता का डेटाबेस, टेलीफोन नंबर सब इकट्ठा कर लिए हैं। अभी हाल में जो गुजरात में पोल हुआ था, उसमें उन्होंने एक वर्चुअल ड्रेस रिहर्सल की थी इस बारे में और वो कहते हैं कि हम भी सक्षम है ऐसा कैंपेन करने में इसमें। लेकिन अगर आप नफा नुकसान देखेंगे सौरभ, मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी समाजवादी पार्टी जो है वो केपेबल है, उनके पास एक नेता है और उसको इंटरफेस की जरूरत है। अखिलेश का कैंपेन अगर आप देखें तो जब भी सक्सेसफुल हुआ है वो एक इंटरैक्टिव कैंपेन के जरिए हुआ। मुलायम सिंह यादव एक दिन में 19 रैलियां करते थे, लोगों से मिलते थे, पर्सनल टच था। अखिलेश यादव 2012 में सक्सीड करते हैं, उनकी सबसे ज्यादा साइकिल यात्रा होती है, कई 100 किलोमीटर वो साइकिल चला के फील्ड में पहुंचे, इंटरैक्टिव कैंपेन करते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है इंटरेस्टिंग कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी नरेंद्र मोदी जैसे नेता के साथ एक इंटरैक्टिव कैंपेन पे डिपेंड करती है। वर्चुअल में आप कोल्ड ड्रिंक तो पी रहे हैं, थम्स अप या लिम्का जो भी पी रहे हैं, उसका जो फिज होता है वो चला जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के जरूर उसके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि उसके पास अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ है, नड्डा जी है, तमाम लोग हैं।
लेकिन जो नरेंद्र मोदी एलिमेंट है, योगी एलिमेंट है, वो वर्चुअली क्या उतना उसमें फिज और पैनापन होगा जितना एक इंटरैक्टिव फिजिकल ग्राउंड कैंपेन में होता है, जब लोग हेलीकॉप्टर देख करके दौड़े हुए चले आते हैं और वो रैली ग्राउंड की कथाएं लेके गांव वापस जाते हैं। क्या वो फील फैक्टर आएगा कि नहीं? कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसमें पर्सनैलिटी बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां इंटरैक्टिव कैंपेन पे डिपेंड किया जाता है, उनके नुकसान भी हो सकता है। नहीं नहीं, बट देखिए, यही तो मुझे, ये जो फिज आप चाहते हैं, राहुल जी चाहते हैं फिज, या पॉलिटिकल पार्टीज फिज चाहती है? मैं नहीं चाहता हूं साहब, मैं नहीं चाहता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कह रहा हूं कि ये होता है, दिस इज अ फैक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज फिज चाहती है, ये जमाने फिज का नहीं है। यही तो बंगाल में हुआ, दूसरी लहर जब आई उसके बाद भी इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ पाबंदियां लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, ममता बनर्जी हो, रोड शोज तो करते रहे, नड्डा जी रोड शोज करते रहे। यानी आप इलेक्शन कमीशन को सीरियसली नहीं लेते, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आपको फिज चाहिए। राहुल ने बिल्कुल सही कहा कि आप, हमारे नेता जो है वो केवल अपने आईटी सेल से वर्चुअल बैटल्स करवाते हैं, खुद वो जनता के सामने आना चाहते हैं। और ये बात तो उनकी कुछ हद तक सही भी है। अब अगर मैं एक्टर हूं तो मैं केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहता, मैं सिनेमा थिएटर के सामने, जनता के सामने को बड़े स्क्रीन पर जनता को मेरी एक्टिंग दिखाना चाहता हूं। हमारे पॉलिटिशियन उसी तरह से है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस बड़े माहौल में उत्साहित होते हैं। एक नेता ने मुझे एक बार कहा, दिस इज माय ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन है। जब मैं बड़ा क्राउड देखता हूं, वो मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। अब कौन उन नेताओं को कहेगा कि ओमिक्रॉन के टाइम पे ये ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, ये फिज छोड़ दीजिए? ये बहुत कठिन समय है। अगर ये तीसरी लहर आती है और इसी तरह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं, केस लोड बढ़ता है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? हु विल क्वेश्चन? कोई सवाल पूछेगा हमारे नेताओं को? वो केवल हमसे कहते हैं कि प्लीज ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स। आप नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, जब तक वो नहीं आएगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं। राहुल इज राइट, बीजेपी एक्चुअली हैज बेनिफिट। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए, उत्तर प्रदेश में मोर देन 120,000 व्हाट्सएप ग्रुप बीजेपी ने ब्लॉक लेवल तक बनाए हैं। आई डोंट थिंक एनी अदर पार्टी कैन मैच इट एट द मोमेंट। तो देयर इज एन एडवांटेज फॉर बीजेपी टू रन अ वर्चुअल कैंपेन, बट वो करेंगे नहीं, या कोई भी पक्ष नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो नेता है बाय एंड लार्ज वो चाहते हैं कि अपनी जो लोगों के साथ कनेक्ट है वो केवल इन बड़ी रैलियों के साथ हो। सो इलेक्शन कमीशन हैज टू शो मी दैट दे कैन वॉक द टॉक, कि आप इस तरह के कानून बनाइए और फाइन करिए, सस्पेंड करिए जो इन कानून का उल्लंघन करते हैं, तभी इस देश में कुछ होगा। दैट्स द ओनली वे थिंग्स विल चेंज। अच्छा, एक आखिरी चीज ये और बता दीजिए आप, अब 48 से 72 घंटे के भीतर, मतलब 24 भी हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। आखिरी अनाउंसमेंट जो होने हैं वो लगभग हो चुके हैं। 2-3 चीजें हमको बड़ी दिलचस्प दिख रही हैं, उस पर मैं आप लोगों की क्विक टिप्पणी चाहता हूं, देन वी क्लोज दिस। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ सरकार को ये फीडबैक मिल रहा था कि बिजली के बिल, उनकी वसूली का तरीका, इसको लेकर रूरल सेक्टर में खास तौर पे नाराजगी है। तो अब ये अनाउंसमेंट आता है कि जो नलकूप है यानी ट्यूबवेल है उसमें चार्ज हाफ, उसके बाद जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए भी चार्ज हाफ। तो एक बड़ी रिलीफ का ऐलान होता है। उधर जो शिक्षक भर्ती वाले हैं वो लगातार लखनऊ में अपने आंदोलन को तेज किए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के। उन्हें लग रहा है कि शायद इलेक्टोरल प्रेशर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले बीजेपी कुछ अनाउंसमेंट कर दे। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उस पर कुछ अपडेट नहीं आया है। सरप्राइजिंग ये है कि अब यूपी से अगर हम पंजाब की तरफ आए, सिद्धू को लग रहा था कि सत्ता पलट के बाद, चेहरा पलट के बाद, ही विल बी द वन हॉगिंग द लाइमलाइट, पर ऐसा नहीं है। चन्नी इतनी अच्छे से समझ रहे हैं कि आज की तारीख में मीडिया कैसे, वो इंडिया टुडे के रिपोर्टर अशोक सिंघल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उतर के प्रदर्शनकारियों के पास चले गए, वो भांगड़ा कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं विच मेक्स अ गुड विजुअल। और कई राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस चन्नी मूव, कांग्रेस इज बैक इन रेस इन पंजाब, है ना? बिल्कुल। और सिद्धू भी इसीलिए भड़बड़ा रहे हैं कि साहब आप चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जट सिख और दलित दोनों को साधना है।
बाकियों के अलावा जो दो बड़े सोशल ग्रुप है। उत्तराखंड में कुछ लास्ट मिनट का पोचिंग चला, नाराजगियां चली, उस नाराजगियों को अपने अपने ढंग से काउंटर करने की कोशिश की गई। गोवा और मणिपुर पर, तो मणिपुर पे हमने अलग से बात नहीं की है, वी विल ट्राई ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ये जो पंजाब और यूपी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? राहुल जी, आई विल स्टार्ट विद यू, देन विल गो टू राजदीप। सौरभ, अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1-1.5 महीने पहले तक जो एक असेसमेंट लेवल दिखता था बीजेपी में, उसमें कहीं ना कहीं एक वीकिंग दिख रहा है। देखिए, बीजेपी की अभी तक जो कवायद हुई राजनीतिक रूप से इलेक्शन को देखते हुए, वो काफी धार्मिक हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री का तमाम जगह जाना, मथुरा में अपने योगी आदित्यनाथ जी का बयान, और उससे पहले वहां पे मीट बैन करना, वो एक हिंदुत्व टोन पे लाइन पे चल रहे थे। और लग रहा था कि कैंपेन कंप्लीटली बीजेपी का जो है वो उस पोलराइजेशन वाली लाइन पे, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व फ्लेवर इन सब पे ही चलेगा। लेकिन सौरभ, पिछले कुछ दिनों, हफ्तों में ये जो इतनी चीजें हुई है, अखिलेश की क्राउड, अखिलेश की रैलियों में भीड़ काफी अच्छी आई है। और मैं पिछले 1 महीने से जहां घूम रहा हूं, कि मैं देख रहा हूं कि जो पिछले कुछ चुनावों में जो ओवर करंट था पोलराइजेशन और कम्युनल, उसका वो धीरे से अंडर करंट बन रहा है। और धीरे धीरे इन चुनावों में जो बीजेपी की इमेज थी, नरेंद्र मोदी जी की इमेज थी कि वो अंडर करंट था, कि एम्प्लॉयमेंट बेहतर करेंगे, सुरक्षा बेहतर करेंगे, वो ओवर करंट बन गया। वो ओवर करंट बन रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये कुछ चीजें जो है वो हिलोर मार रही हैं और धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। और उसको लेकर के आप देखिए कि जैसे बारिश, अभी ऊपर बादल हो रहे हैं, तो जहां बैठा हूं वहां कुछ जगह वेल्डिंग हो रही है कि छत में कहीं टीन से पानी न टपके। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये छोटे छोटे कदम लिए जाने लगे हैं बीजेपी के द्वारा। तो बेसिकली स्टार्ट आप देखिए कि एक अभी हाल में प्रॉमिस आया था भर्तियों का बीजेपी की तरफ से, और ये सब जो एलिमेंट मैं देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कैंपेन को ठीक करना चाहती है कि ये जो ओवर करंट बन सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, लोगों की तनख्वाह ना मिलना, लोगों की भर्ती ना होना, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर फैक्टर इन करेगी। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हिंदुत्व और कम्युनल पोलराइजेशन का जो ओवर अंडर करंट बना है अभी इस समय पे, वो और डिमिनिश ना हो जाए। उसके डिमिनिश होने की खतरा ये है कि ये बाकी जो रियल इश्यूज होते हैं वो ओवर करंट और रेज हो जाएंगे। और इस कारण से उसको थोड़ा सप्रेस करने के लिए बीजेपी जो नलकूप वाला आपने फैसला सुनाया है, ये कुछ एलिमेंट जरूर बीजेपी आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करेगी। राजदीप जी, देखिए, राहुल जमीन पर है और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो मैं पंजाब पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं पंजाब की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। पहले आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब चन्नी जी बने, लोगों को लगा क्या चन्नी जी है कौन, रबर स्टैंप रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चन्नी जी ने अपनी राजनीति अब की है, और जिस तरह से उन्होंने वो विजुअल इमेज एक कैप्चर किया है कि मैं एक कॉमन मैन का चीफ मिनिस्टर हूं, एक ऐसे राज्य में जहां इसके पहले एक महाराजा मुख्यमंत्री था, तो मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को लिफ्ट किया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में लगातार टकराव है, वो चुनाव होते होते टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगा। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अब आती है, जिसमें मुझे पिछले हफ्ते कहा गया था कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा लेकर जनता के सामने जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव होते हैं और उस निर्णय पर अभी तक तय नहीं है वो कब अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अब पता चल गया है कि उनको भी एक चेहरा शायद लोगों के सामने लाना पड़े। 10 दिन पहले रज्जेवाल जी जो किसान नेता है, वो कहते हैं मैं अपनी पार्टी फ्लोट करूंगा। अब अलग अलग रूमर्स पंजाब में है कि इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अमरिंदर सिंह ने तो तय किया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और फिर अकाली भी है। अब कितने ऐसे राज्य हैं आज जहां चौतरफा या 5 कॉर्नर भी फाइट्स हो सकते हैं, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो कई इंडिपेंडेंट्स भी लड़ेंगे। ये मुझे लगता है पंजाब की राजनीति में समथिंग वेरी न्यू इज हैपनिंग, क्योंकि पंजाब की राजनीति ट्रेडिशनली थी, अकाली बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस एक तरफा थी। इट वाज अ 2 कॉर्नर। पहली बार 2017 में आम आदमी पार्टी आती है, और जैसे चंडीगढ़ सिविक पोल में भी देखा, आम आदमी पार्टी हैज अ कैशे टुडे इन दैट एंटायर रीजन। हालांकि चंडीगढ़ इज नो इंडिकेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ पंजाब, बट द फैक्ट इज
पंजाब पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। आपने कहा ना कि चन्नी जी ने, और कांग्रेस भी दबाकर खेले ये प्रचार करेगी कि चन्नी जी इज अ दलित फेस। देखिए, बीजेपी जितना भी चन्नी जी को टारगेट करे उस पर एक नुकसान भी है कि नेशनली कांग्रेस इफ दे हैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वुड से अ दलित चीफ मिनिस्टर इज बीइंग टारगेटेड, सो ही इज प्लेइंग द दलित कार्ड। सिद्धू इज डिटर, सिद्धू तो इज सेल्फ वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर लाइक टुमारो, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। Please complete the sentence. You wanted to say Sidhu is self-obsessed? No, no, Sidhu wants to be, देखिए, nothing wrong in being ambitious. He's ambitious, चलिए, वो खुद बनना चाहते हैं। उनका कहना है, उनको लगता है कि जनता मेरे साथ है, नॉट जस्ट विद द कांग्रेस पार्टी। मैंने अमरिंदर सिंह को टकराव दिया और चन्नी जी जो थे वो अमरिंदर सिंह के एक जमाने में करीबी थे, अब उनसे डिस्टेंट हो गए। तो सिद्धू जी को लगता है दिस इज हिज मोमेंट, तो वो भी है। Amrinder Singh is, according to me, just is a marginal figure now in Punjab politics. But Aam Aadmi Party is critical. And when you now give this, ये पांचों राज्यों में आप कह रहे हैं, 3 राज्यों में आज की तारीख में गोवा, उत्तराखंड and पंजाब, Aam Aadmi Party may not win, but they could be spoilers. And in Punjab, they could actually be party number 1. अब उसका राजनीति पर क्या असर होगा? If Arvind Kejriwal can become party number 1 in Punjab, can become main opposition in Goa, and in Uttarakhand plays the role of spoiler. तो मुझे लगता है आप लोगों की दृष्टि यूपी पर है, पर this time one of the most exciting elections is पंजाब। लल्लन टॉप की दृष्टि पंजाब पर भी है। कई दर्शक लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं, मैं उनको भी सूचित कर दूं और उन दर्शकों के प्रतिनिधि राजदीप जी को भी सूचित कर दूं। लल्लन टॉप विस्तार से पंजाब की पॉलिटिक्स को भी कवर करेगा। चुनाव के दौरान हमारी 2 टीमें यहाँ से रवाना होंगी और पंजाब के सभी 23 जिलों में जाएंगी और वहां की पॉलिटिकल नब्ज भी बताएंगी। रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम पंजाब, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पंजाब पॉलिटिक्स। और जैसे राजदीप जी का गोवा, गुजरात, मुंबई से पुराना नाता रहता है, मेरा भी पंजाब से पुराना नाता है। अच्छा जी, मैं लुधियाना रहा हूँ बतौर पत्रकार लगभग 1 बरस, चंडीगढ़ रहा हूँ लगभग 2 बरस। हाँ, और नहीं देखिए, गोवा में 40। महाराज, मुझे मेरा मोनोलॉग तो पूरा करने दीजिए। हाँ, करिए प्लीज। और हमारे जो पिताजी हैं, दूसरे पिताजी मतलब अर्जित पिताजी, जो हमारे ससुर साहब हैं, फादर इन लॉ टेक्निकल टर्म में कहें, वो फौज में अफसर थे और उनकी जो पेरेंट यूनिट थी वो थी 8 सिख। तो पंजाब और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लिए दूसरे परिवार की तरह हैं और मेरा पंजाब से पुराना नाता है, तो वहां पर भी राजनीति को कवर करने के लिए हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सौरभ, यानी ये चुनावों से बहुत रिलेटेड है कवरेज से, कि अगर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कैंपेन पे, रैलियों पे, तो उसमें सबसे बड़े लूजर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगे। एक हमारे बीच में शख्स है राजदीप सरदेसाई भी होंगे, क्योंकि वो तमाम चुनावों में हम लोगों को जला जला के 5 सितारा होटलों से लेकर नीचे ढाबों तक वो एक कार्यक्रम करते थे, इलेक्शन ऑन माय प्लेट, और उसमें तमाम व्यंजन खाते थे। और वो व्यंजन खाते हुए मैंने एक बार, मुझे याद है कि तमिलनाडु के इलेक्शन में कहीं हुआ था कि वो एक 5 सितारा होटल में 6 फ्लोर का मील लिए बैठे थे और मैं तरसती निगाहों से टेलीविजन पे उन्हें देख रहा था। तो इस बार मैं उनको बता दूं कि पहले निकलने का शायद फायदा हो जाए, तो मैं वो 5 सितारा होटल में व्यंजन तो नहीं खा रहा हूं, लेकिन अन्ना लाला की भाकरस की रबड़ी जरूर खा रहा हूं। क्या तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली बर्ड कैचेस द रबड़ी। देखिए मेरे दोस्त, ये चौथी बार आपने 5 सितारे वाली होटल की बात की है। उस तमिलनाडु के प्रोग्राम में मैंने कमल हासन, जो बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन बन गए, उनके साथ मैंने 5 सितारे होटल में खाना खाया। बाकी जगहों में छोटे से ढाबे को लेकर रास्ते पर कोई मिल जाए, और मैं जाऊंगा, ओमिक्रॉन हो या मत जाइएगा। देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से एडवाइजरी है, मत जाइएगा। मैं अभी तक सीनियर सिटीजन नहीं बना, 65 साल का नहीं हूं। मेरी छाती अभी भी 56 की है, 56 मेरी छाती 56 की है। मैं जाऊंगा जरूर, और अगर ओमिक्रॉन के रिस्ट्रिक्शंस है, डबल मास्क करके जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पर नेता छोड़िए, जब तक आप जनता से नहीं मिलते तब तक आपको चुनाव की पूरी जो लफ्ज है नहीं, आप नहीं पकड़ सकते। बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ।